अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी एनएमआर एक्सपेरिमेंट रन करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की मैग्नेटिक फ़ील्ड है वो होमोजीनस हो और स्टेबल हो। अच्छा, कुछ वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पे मैग्नेटिक फ़ील्ड इनहोमोजेनस हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके मैग्नेट में कोई डिफेक्ट हो, कहीं से टूटा हुआ हो या कहीं का किसी ख़ास फ्रैक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ से इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फ़ील्ड अप्लाई हो रही होती है। तो ये तो अप्लाइड मैग्नेटिक फ़ील्ड में जो इनहोमोजेनिटी होती है उसको तो हमने किसी तरह से एनकाउंटर कर लिया था। किस तरह कि हमने सैंपल को स्पिन कर दिया था। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम इस तरह से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मतलब दो तरह की इनहोमोजेनिटी हो सकती है आपके पास, या तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आपकी इनहोमोजेनिटी हो, हर जानिब बराबर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना हो रही हो, और दूसरी जो चीज़ होती है, दूसरी जानिब अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ही कोई अपनी इंडिजीनस मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजीन की, कि भाई बेंजीन का जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है पाई एमओ, वो प्लेन के ऊपर और नीचे उसका जो रिंग करंट होता है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अब जो मॉलिक्यूल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करती है। तो उसकी बुनियाद पे भी वो जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू जिसको हम सिग्मा वैल्यू कहते हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी क्या होती है और इसकी वजह से किसी भी कंपाउंड की केमिकल शिफ्ट पर क्या असर होता है वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। जब भी आप मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की बात करते हैं तो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद प्रोटॉन्स अपनी खुद कंपाउंड में मौजूद जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से जो आने वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। यानी एक तो वो फील्ड है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, एक वो फील्ड है जो मॉलिक्यूल के अपने अंदर एक उसको कहते हैं कि डायमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इसका नाम है कि जो मॉलिक्यूल के अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो फील्ड जनरेट होती है। हम सबसे पहले मिसाल लेते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन जो होता है इसको अगर हम ये इसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में रहते हैं। होता क्या है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे एक प्रोटॉन होता है, आपको मालूम है। अच्छा जनाब, अब बेंजीन का जो रिंग करंट होता है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन ये होती है नीचे से ऊपर, ये डायरेक्शन। ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो बाहर से मैग्नेट की मदद से बी नॉट। तो जब ये बी नॉट ऊपर की तरफ जाएगी, आप इसको इस तरह से समझिए कि हमारे पास ये बेंजीन का वो है, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपकी स्क्रीन पे पूरा आ जाए। ये एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इसके 4 के बजाय आप 6 कोने समझ लीजिए। तो हर कॉर्नर पे एक प्रोटॉन है और ये इस तरह से, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल होता है बेंजीन का, तो इस तरह से होगा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे से निकलेगी और ऐसे ऊपर आएगी और फिर ऊपर से दोबारा यहाँ पे, तो ऐसे बटरफ्लाई शेप बन जाएगी, जो आपने मैट्रिक की फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। तो अब होगा क्या कि जब मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की जानिब आ रही होगी तो इसकी जो प्रोटॉन्स कॉर्नर पे होंगे वो प्रोटॉन क्या करेंगे, एक तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ये प्लेनर ऐसे है ये, और फील्ड ऐसे जा रही है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर है, और जो कॉर्नर्स पर 6 प्रोटॉन्स लगे हैं इन प्रोटॉन्स पे जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई उसकी डायरेक्शन भी ऊपर है। तो ओवरऑल जो हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन कहूँ या प्रोटॉन्स कहूँ, बात एक ही है ना। तो
तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे या प्रोटॉन्स लगे होंगे, वो प्रोटॉन्स जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगी। ठीक है, और हमें पता है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे लार्मर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी, और वैसे वैसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी। तो होगा क्या कि बेंजीन के ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं, एक तो ये फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, इसके डायरेक्शन भी वही है, और एक इसकी अपनी फील्ड है जो हाइड्रोजन्स को ऊपर ले जाना चाह रही है। ठीक है, तो इस तरह से बेंजीन के जो प्रोटॉन्स हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से बेंजीन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो 6 से लेकर 8 ppm तक हो सकती है। ठीक है, अच्छा जनाब, इसी तरह अगर हम बात करें अल्कीन्स की, जैसे हम सैम्पल मॉलिक्यूल ले लेते हैं अल्कीन के लिए, इथीन। तो अल्कीन की केस में भी क्या होगा, क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, है ना। तो इस केस को भी आप बिल्कुल बेंजीन की तरह ट्रीट करेंगे। लाइक अगर हम ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है, इसको हम थोड़ी सी देर के लिए फील करें कि ये इथीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसके चारों कोनों पे हाइड्रोजन मौजूद है, और इसका भी जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह से आपकी इथीन की डायरेक्शन होती है, तो बेंजीन की डायरेक्शन होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी वो नीचे से निकलेगी, ऊपर की जानिब आएगी, और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होंगे, एक तो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और दूसरा जो इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चल रही होगी वो भी, उसकी डायरेक्शन भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जैसी होगी। तो ये जो चारों प्रोटॉन्स हैं, ये चारों प्रोटॉन्स बिल्कुल बेंजीन जैसी ही मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप भी देख रहे हैं बिल्कुल जिस तरह हमने बेंजीन के केस में देखा था कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की वजह से जो प्रोटॉन्स कॉर्नर्स पे लगे होते हैं वो प्रोटॉन्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लिहाजा जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो उनकी जो लार्मर फ्रिक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी, और जब लार्मर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो केमिकल शिफ्ट भी ज़्यादा होगी। तो जो इथीन के केस में, यानी जो अल्कीन्स होते हैं आपके, इनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज होती हैं ये 5 तक हो सकती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब एल्डिहाइड्स का केस। अच्छा, एल्डिहाइड बाय द डेफिनेशन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें CHO ग्रुप मौजूद होता है। तो एक कोई भी एल्डिहाइड अगर हम समझें RCHO, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से हो सकता है ना। तो इसको भी अगर आप गौर से देखें तो ये भी आपको एग्जैक्टली अल्कीन की तरह यहाँ पे मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट देखने को मिलेगा। होगा क्या कि यहाँ जो ये पाई बॉन्ड सिस्टम है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर होगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है, एक तो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन भी वही है जो इसकी अपनी जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा जो हमने अप्लाई किया उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इफेक्ट तो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट हो गया। जो दूसरा इफेक्ट है वो कार्बन दोनों हाथों से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। अब दोनों जानिब ऑक्सीजन से भी बॉन्डेड है दोनों हाथों से, और एक जानिब मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी है। तो ये दोनों इफेक्ट मिलकर इसकी जो सिग्मा वैल्यू है वो 10 तक पहुंचा देते हैं, यानी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लगभग एक्सट्रीम तक चली जाती है स्केल के, यानी 9 से 10 के दरमियान इसकी जो एल्डिहाइड है, इसके प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट है वो 10 तक चली जाती है। आप 10 तक आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये तो हो गई एल्डिहाइड के बारे में बातचीत।
अब हम बात कर लेते हैं अल्काइंस के बारे में ना। अल्काइन के केस में क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल में हम अगर एक सिंपल सा केस ले लें, ये तो अल्काइन की बात हो रही है, तो हम इथाइन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं ना। अब इथाइन का मॉलिक्यूल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाता है, यानी इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन 90 डिग्री पे होगी टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब होगा क्या यहाँ पे, मतलब आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि जो मॉलिक्यूल है इथाइन का, ये अलाइन हो जाएगा लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब होगा क्या कि इस केस में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये नीचे से निकलेगी और ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। फिर ये नीचे से निकलेगी, ऊपर की तरफ आएगी, फिर ये नीचे से निकलेगी ऊपर की तरफ, फिर नीचे से निकलेगी ऊपर की तरफ। दोनों ही केसेस में जब ये मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही होगी तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ये अपोज कर रही होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। लिहाजा ये जो प्रोटॉन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस इस केस में कर रहा होगा वो कम होगी। इस तरह से इस प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। अब ये जो प्रोटॉन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इस तरह जा रही है, तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है एज कम्पेयर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा जितनी हमने अप्लाई की है उससे। लिहाजा कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये दोनों, है ना। हमने पीछे ही फॉर्मूला लिखा था, न्यू इज इक्वल टू गामा बी नॉट अपॉन 2 पाई। तो बी नॉट कम होता जाएगा तो प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी भी कम होती जाएगी, प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी तो सिग्मा वैल्यू यानी कि जो केमिकल शिफ्ट है वो भी कम होती जाएगी। तो आप इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं वो 4 तक होती है मैक्सिमम, 2 से लेकर 4 तक हो सकती है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो किसी भी मॉलिक्यूल की अप्लाइड, किसी भी मॉलिक्यूल की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अगर इंटरेक्ट करे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो किस तरह से उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, वो हमने आज के लेक्चर में देखा। इस इफ़ेक्ट को हम मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। एक दफ़ा फिर बड़े सादा अल्फाज में आसानी के लिए रिपीट कर देता हूँ। अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो उस मॉलिक्यूल की अपनी फील्ड है अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाती है तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू बढ़ जाएगी प्रोटॉन्स की, और अगर इसकी मॉलिक्यूल की अपनी फील्ड अपोजिट हो जाती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के तो जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो कम हो जाएगी और केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।